बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी तो ख़बरें हैं नहीं। एक तो ज़रदारी साहब का कल का इंटरव्यू, जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पिक की थी, लेकिन जो वो इंटरव्यू है वो अभी तक रेजोनेट कर रहा है। उसकी जो गूंज है वो थमने में नहीं आ रही। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हर तरफ हुआ कार और उसमें तबसरे हो रहे हैं और सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वैसे हकीकत यह है कि हामिद मीर साहब ने एक गैर मामूली इंटरव्यू की है और बहुत ही कमाल जो है तरीके से कंडक्ट किया, और ज़रदारी साहब ने भी बहुत भरपूर तरीके से उसके जवाब दिए और हर जवाब के अंदर एक मैसेज था जो बड़े पुरमगज़ थे। इससे पहले कि हम जो दो चार बड़ी अहम बातें हैं उसके ऊपर बात करें, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के बारे में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है जिसमें कहा दिया कि आप इलेक्शन करवाएं, यानी कि 25 दिन के अंदर अंदर, और अगर ना कराए तो फिर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल में अगर वो इलेक्शन करा भी दें, हो सकता है बल्ले का निशान फिर भी ना मिले, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने आखिरी मौके पे तय होना है कि आया इमरान खान साहब को बल्ले का निशान देना है नहीं देना, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने देना है नहीं लड़ने देना। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है उसके मुताबिक अब दो चीज़ें हैं। एक बात तो यह है कि हामिद खान साहब ने जैसे कल शाहजेब खान ज़ादा के साथ इंटरव्यू में कही कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं और इलेक्शन करा भी सकते हैं। इलेक्शन शायद ना करा पाएँ क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले जहाँ भी इकट्ठ करेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो कि कानून को वो दरकार हैं और उनको पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं, तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। ये जूम मीटिंग से और इस तरीके से करने से पता नहीं कितने कर सकेगा और इसकी ऑथेंटिसिटी इलेक्शन कमीशन क्या मानेगा। फिर उसके बाद अगर इमरान खान साहब को इलेक्ट कर लिया गया और इमरान खान साहब नाअहल हो गए, जिसका भी जो है एक दफ़ा तो नाअहल हो चुके हैं तोशाखाना केस में, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल की है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो नाअहली है वो भी मुअत्तल हुई है, तो बहरहाल वो कोई ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है। शायद तो उसी मद में भी शायद ना लड़ सकें, लेकिन हो और भी कई फैसले आने वाले हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट की जो एक बहुत बड़ी टग ऑफ वॉर है, इसके तो बड़े दूर असर नताइज होंगे। किसी मनतिकी अंजाम की तरफ इमरान खान साहब का मुस्तकबिल ना पहुंचा या इसका कोई फैसला ना हुआ तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आसानी से नहीं कराई जा सकेंगी, क्योंकि एक होता है ना कि हाउस क्लीनिंग या पॉलिटिकल क्लीनिंग, ये पॉलिटिकल क्लीनिंग के बाद जो है वो एक उसके बाद निज़ाम कैसा आएगा, हो सकेगी नहीं हो सकेगी और क्या दर्जात हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको 14 साल की सज़ा दे दें, 24 साल की दे दें, मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी सियासत को किसी तरीके मुतासर कर सकेगा, क्योंकि असल चीज़ है इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग ज़्यादा है कम है इस बहस में जाए बगैर, वो टच से मस नहीं हो रही। अगर वो जेल में रहते हैं और किसी न किसी हवाले से वो आते रहेंगे, कभी अदालतों में पेश होंगे, कभी एक खबर आएगी, कभी उनके फैमिली के मेंबर जब उससे मिल के आएंगे, वकील मिल के आएंगे और दूसरी खबर देंगे, वो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्ट है। और ये वो कहते हैं ना, खामोशी की भी ज़बान होती है, एक चुप की भी ज़बान होती है, तो खैर उससे ये तो चुप की भी नहीं होगी, कोई ना कोई मैसेज आता रहेगा। चुनाचे मेरा अपना ख्याल है कि जो इलेक्शन कराने या ना कराने एक वार है, जो कि तहरीक इंसाफ इससे अगर नबरदाजमा हो भी गई तो उनके बेशुमार, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये इसी तरीके से किसी तो जब देखेंगे कि एक दरिया के पार उतर के तो एक और दरिया का सामना होगा। अब आ जाएंगे ज़रदारी साहब का इंटरव्यू जिससे हमने आगाज़ किया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़रदारी साहब ने कई और अहम बातें की, लेकिन मीडिया ने किसको उठाया? मीडिया ने कहा जी ज़रदारी, और बहुत उसको टॉप सामने रखा कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो कहता है कि बाबा यू नो नथिंग। उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, वो तो बाबा यू नो नथिंग। और फिर बिलावल के बाद तजर्बा नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि हमने इतनी संजीदगी से उसको की बात की, बात का बेतंगा बनाया। ये कोई अनहोनी नहीं है, सियासत के अंदर इस तरह की चीज़ें बेशुमार आ जाती हैं और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि एक ही फैमिली के अंदर बाप बेटा भाई भाई एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, और बल्कि बयानी के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वजाहतें दे रहे होते हैं कि भाई उसका मतलब ये नहीं था, या मैं इसको बात को बिल्कुल कोई वजन नहीं देता हूँ। ये सारी वो बातें हैं
कि जो हमारे सामने आती रही हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इख्तलाफात जो हमने देखे पार्टियों में, मेरा ख्याल है कि 93-94 के बाद जब मुर्तज़ा भुट्टो आ गया था तो उससे भुट्टो साहबा के बेनज़ीर साहबा से इख्तलाफ जो थे माँ बेटी के, वो ज़्यादा शदीद हो गए थे। उनकी लड़ाइयाँ जो थी वर्बल और अब्यूज़िव लड़ाइयाँ भी, जो कि गॉसिप्स थी, वो बढ़ा चढ़ा के सामने आती थी, वो लोगों में आम थी। उसी वजह ये थी कि बिल्कुल एक वो नुसरत भुट्टो चाहती थी कि पीपल्स पार्टी उसके बेटे के पास चली जाए, मुर्तज़ा भुट्टो के पास, और बेनज़ीर साहबा जो हैं वो स्टेप डाउन कर जाएं। जबकि बेनज़ीर साहबा को पता था कि जी उनके बेटे को पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के साथ उनको झगड़ा है, दे डोंट फॉरगेट, दे डोंट फॉरगिव। उन्होंने 70 साल से ना कभी किसी को माफ़ किया और ना कभी किसी को कोई अपने साथ जो ज्यादती उसका भूले हैं। तो वो जो जहाज़ अगवा हुआ था, जो जुल्फ़िकार बनी थी, तो मुर्तज़ा भुट्टो की कोई गुंजाइश नहीं थी। खैर एनीवे हम किसी और तरफ निकल गए। बहरहाल नुसरत भुट्टो साहबा का बेनज़ीर की एक लड़ाई जो थी वो संजीदा लड़ाई थी। बाकी भी बहुत होती रही हैं, बहुत ज़्यादा होती रही हैं। भाइयों की तो हमने बहुत देखी है। अयूब खान के अपने भाई सरदार बहादुर खान से लड़ाई थी, बड़े वो भी सिक्का बंद किस्म के पॉलिटिशियन, तो अपने सके भाई, और दोनों के बड़े सख्त इख्तिलाफ थे। फातिमा जिन्ना के साथ 1964 के इलेक्शन में खड़े रहते। ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं है, मतलब ये नहीं होता कि कौन नहीं जानता कि बाप बेटे में मामूली इख्तिलाफात आएंगे। कौन नहीं जानता कि जी बिलावल भुट्टो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और आप जब स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स होते हैं तो आप वालिद को अक्सर कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन बड़े कैनवस के ऊपर, लार्जर स्केल के ऊपर मेन जो प्रिंसिपल गाइडलाइन है, उनमें मेरा ख्याल है जरदारी साहब और बिलावल के अंदर वो बराबर कोई इख्तलाफ नहीं है। जरदारी साहब की जो 3 बातें हैं जिन्होंने, जैसे मैं अशज का उठाऊँ, एक मैंने हल्का फुल्का कल भी कहा है कि उन्होंने कहा जी कि एक कौमी हुकूमत बन सकती है। दूसरा इन बिटवीन उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, यानी कि उसके बारे में उन्हें हतमी बात नहीं की। एक इतनी बड़ी सियासी जमात के हेड और इस वक्त कैंपेन चला रहे हों और उसके बारे में वो श्योर ना हो, और उसके बाद उन्हें बेशुमार कई छोटे छोटे मैसेज दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और मेरा ख्याल है कि शायद इंटरव्यू जो था ज़्यादा उधर डायरेक्टेड था एस्टेब्लिशमेंट को कई मैसेज देने के लिए। और मुस्लिम नून के बारे में भी उन्होंने तरीके से बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को, मोहसिन नकवी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि पंजाब में वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है और कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कि मेरा असर रसूख पंजाब में ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल इन बिटवीन वो एस्टेब्लिशमेंट का एक कोई ना कोई दरमियान में इशारतन कनातन बात कर जाते थे। फिर उन्होंने एक और अहम बात की, एक तो ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन होने के बारे में ही वॉज नॉट श्योर, बस ये कह रहे थे कि अगर हो गए तो। एक और कौमी हुकूमत की, और एक उससे ज़्यादा बड़ी बात की, और वो काजी फैज़ ईसा के शायद पराए में की, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बड़े जज जो है तो वो उनसे जो कोई मुतालबा किया जाएगा वो मनवा लेंगे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा लेगी। तो ये वो चीज़ थी कि जिसके लिए उनके एक मैसेज भी था कि आप मान जाएं जो माने, और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। ये वो बातें थी ज़्यादा अहम थी। बाकी उन्होंने कहा बिलावल का तजर्बा नहीं है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी गहरी बात नहीं है कि हम इसके ऊपर बहस व तमीज़ और शहर हासिल बहस करें। बिलावल पूरी तरह से ट्रेड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। अब मत भूलें कि पार्लियामानी इलेक्शन है और ये 1000 सीट से ज़्यादा के करीब है। आप देख लें कि जो है 343 या 42 सीट जो नेशनल असम्बली की हैं, और उसके बाद प्रोविंशियल असम्बली पंजाब देख लें, केपी देख लें, सिंध देख लें, और बलूचिस्तान देख लें। अब इनके लिए कैंडिडेट चुनना कि मियांवाली के अंदर पीपल्स पार्टी अगर चुनना चाहती है तो राजी साहब को तो फिर कुछ मालूम होगा कि मियांवाली की सियासत में कौन कहाँ खड़ा है। बिलावल साहब को तो अपने सिंध के एम एन एज एम पी एज, अपने सिंध के एम एन एज एम पी एज है, उनको भी पूरी तरह उनसे वाकफियत नहीं हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नाम नहीं जानते होंगे, वाकफियत में कि उनकी स्ट्रेंथ, तो उनके पीछे बैकग्राउंड आया, पहली बार फ्लूक लग गया, पीपल्स पार्टी का कितना रोल था उनको जितवाने में, अपना उनका कितना रोल था उसके में जीतने में, ये सारी बातें जरदारी साहब के टिप्स पे हैं। फिर जरदारी साहब कई बंदों को घेर के ला भी सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो एक नेटिव किस्म का एक विजडम है, या एक हमारी एक जो भाईचारा है और एक हम रख रखाव है या मिन्नत तरले वाली बात है जो अक्सर करते हैं, तो कई ऐसे जो मुखालफिन को भी लेके आ सकते हैं, कई उनसे दुश्मनी को कम करके भी आगे चलते हैं।
लेकिन जब कभी किसी पे दुश्मनी लेने पे आए या किसी को आड़े हाथों लो तो सरदारी साहब बड़े सख्त तरीके से लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर राय में कहा गया है उन्होंने कि उसका तजर्बा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। बिलावल साहब को अगर ये कहा जाए कि जी आप अगले इलेक्शन में टिकट दें तो वो बेचारा क्लूलेस होगा, वो फिर जरदारी साहब के पास जाएगा या फिर किसी और के पास जाएगा। ज़ाहिर जो मशवरा जरदारी साहब देंगे वो कोई और तो नहीं दे सकता। और इस केस में तो जरदारी साहब ने कहा कि सारे टिकट मैं खुद ही दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम और भी छोटी छोटी निकालेंगे, उन पर डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि वो आपको बता दिया गया जरदारी साहब ने कि उनका क्या अंदाज़ा है कि अगले 2, 3, 4 महीने में पाकिस्तान पे क्या बीतने वाली है। और ये मेरा ख्याल में उन्होंने बगैर किसी लफ्ज़ के चबाए सब कुछ खोल के बताया है। मैं इस इंटरव्यू पे फिर हामिद मीर साहब को ही क्रेडिट दूंगा। कमाल है नेलर ब्लॉक।